हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिज़िक्स में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी आर्टिकल है जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तवज्जो से अपने रजिस्टर थाम लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और आपको लेक्चर समझ भी आ जाए। तवज्जो से स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फ्लक्स का मतलब होता है जी फ्लो। अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का मतलब होता है जी फ्लो। और याद रखना, जो फ्लक्स है हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है। फ्लक्स क्या है हमारे पास? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है जी फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या है जी? फ्लो। तो अब हम इस तरह डेफिनेशन बना सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain area। किसी मखसूस एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जिस तरह कि हम इसकी डायग्राम बना सकते हैं, मैं कहता हूं जी ये हमारे पास एक सरफेस है, ये उसका क्या है? एरिया। और इसमें से क्या गुजर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। तो आप इसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं कि ये हमारे पास एरिया है और ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जितनी ज्यादा लाइन इस एरिया में से गुजरेंगी उतना फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सवाल यह है कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय it can be represented by phi। यूं फाई लिखने के बाद साथ क्या लगा दोगे? ई। ये हमारे पास क्या बन गया जी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। इसको आप यूं भी राइट कर सकते हैं, या इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, और इसको दूसरी तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ। पहले हमने डेफिनेशन की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी एरिया में से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। या इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट of electric field intensity and vector area is called electric flux। क्या किस तरह डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको यूं डिफाइन किया जाता है, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप जानते हैं ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या लेना है जी? हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। किसके दरमियान? वेक्टर एरिया के दरमियान। यह हमारे पास क्या आ गया जी? वेक्टर एरिया आ गया। इसको आप नेम दे देंगे, ये नंबर 1 का। राइट हो गई बात। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशंस अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक है कि किसी भी मखसूस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरे
तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। या इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स can be calculated having फ्लैट एरिया। अगर एरिया क्या हो, फ्लैट। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है अगर एरिया हमारे पास क्या हो जी, फ्लैट हो। और दूसरा, intensity should be constant. The electric field intensity should be constant. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए जी, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एरिया फ्लैट होगा और उसके साथ क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, यू राइट कर सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल है, किसके दरमियान, बिटवीन ई एंड ए। ए क्या है हमारे पास, वेक्टर एरिया। आई थिंक हमें यह भी समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। अब हम इसकी चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। यहां पर हेडिंग दे ले, प्रॉपर्टीज। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तवज्जो से स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये है, हमने कहा कि इसके दरमियान हमने क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज से मुराद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या बनता है। यहां पर जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनेगा वो होगा जी हमारे पास न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या कहलाएगा जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाएगा। ये यूनिट कैसे बन सकता है, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। या इसके हम क्या बना सकते हैं, अदर यूनिट्स भी बना सकते हैं। देखें, इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, साथ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और आप पढ़ चुके हैं कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट ओवर मीटर के बराबर होता है। अगर मैं यहां पर राइट कर दूं कि हमारे पास क्या बनता है, न्यूटन ओवर कूलम की जगह पर आप रिप्लेस कर दें, यहां पर लिख लें वोल्ट ओवर मीटर, ये यहां पर रह जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बाकी बच गया जी हमारे पास वोल्ट मीटर। तो ये अदर यूनिट ये भी बन सकता है वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट में क्या आता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और दूसरा यूनिट क्या बना हमारे पास, वोल्ट मीटर। इसको आप नंबर 1 कह दें, इसको 2। थर्ड यूनिट भी बन सकता है, कैसे,
यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, ये है जी हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। इसको हम यूं राइट कर देते हैं, न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉलम क्या होता है आप लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं पहले लेक्चर में, एम्पेयर सेकंड, मीटर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसको मजीद राइट कर लें, केजी वैसे रह गया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई, सॉरी ये मीटर और मीटर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, ये बन जाएगा जी क्यूबिक मीटर। क्या बन जाएगा क्यूबिक मीटर। साथ आ गया जी पर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा पर एम्पेयर पर सेकंड। अब देखें ये भी सेकंड है और ये भी क्या है सेकंड, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, ये बन जाएगा किलोग्राम क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक सेकंड, साथ आ जाएगा पर एम्पेयर। तो ये थर्ड यूनिट बन गया हमारे पास, ये भी अदर यूनिट्स में शामिल है तो इसको याद रखना है। ये तीनों यूनिट्स आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि एमसीक्यूज के तौर पर इनको माइंड में रखना है। अब हम इनकी मालूम करते हैं कि डायमेंशन क्या बनेगी। डायमेंशन क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, देखें ये हमारे पास किलोग्राम क्या है मैस को यहां पर राइट कर लें, मीटर क्या है लेंथ एज इट इज रहेगी, इसकी पावर को एज इट इज राइट कर लें, सेकंड क्या होता है जी टाइम, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दें, ये बन जाएगा। और साथ है जी एम्पेयर, और आप जानते हैं एम्पेयर को ऐसे ही राइट कर लिया जाता है क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है और डायमेंशन हमेशा बेस क्वांटिटी की मालूम की जाती है, इसीलिए मैंने इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया और इसके जगह क्या लगा देंगे जी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशन बन गई कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, माइंड में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम चेक करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लिया, उसका यूनिट भी मालूम कर लिया। अब चेक करते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है, इसकी डिपेंडेंस देखेंगे और ये किस तरह वेरी होता है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तवज्जो से मेरे साथ रहिए, यूट्यूब चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स में। नेक्स्ट है जी डिपेंडेंस, ये किस पे डिपेंड करता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हालांकि ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहां से भी और यहां से भी। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं जी डिपेंडेंस, इसकी डिपेंडेंस क्या है, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डिपेंडेंस पहला पॉइंट है जी हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। ये देखो यहां से भी मेंशन कर सकते हैं, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, एरिया, किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया पर। एरिया को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से। और थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास है जी एंगल, एंगल किस किस के दरमियान बन रहा है, ई और ए के दरमियान, एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए मीन वेक्टर एरिया, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस पर क्या करेगा डिपेंड। नेक्स्ट है ये वेरी कैसे होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन फैक्टर्स के लिहाज से। हम यहां पर हेडिंग दे लेते हैं वेरीज, ये कैसे चेंज हो रहा है, इसके भी 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। नंबर 1 पे मैं इसको राइट करता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। और दूसरा हम इसको राइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के।
और तीसरी बात कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल के, कॉस थीटा के। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 1 2 3। तो आपने बताना है 3 पे डिपेंड करता है जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपने इन तीनों फैक्टर्स को मेंशन कर देना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने राइट किया थी वेरिएज, ये चेंज कैसे होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इनको माइंड में रखना है। आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके यूनिट्स क्या हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं और अदर यूनिट्स क्या हैं, और इसके फैक्टर्स क्या हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड। अब हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जी मैक्सिमम फ्लक्स को। स्टूडेंट्स तवज्जो से, मैक्सिमम फ्लक्स कौन सा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी भी दो डेफिनेशंस हैं, दोनों को मैं राइट कर लेता हूं। इफ एरिया इज हेल्ड भी लिख सकते हैं, प्लेस्ड भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस भी लिख सकते हैं या इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, लाइंस। अगर तो जस्ट एरिया, यानी कि यहां पर वेक्टर एरिया की बात नहीं थी, अगर हम एरिया लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, तब हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा जी, मैक्सिमम। या इसकी दूसरी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, आर इफ वेक्टर एरिया, इफ वेक्टर एरिया इज हेल्ड, अगर हमारे पास वेक्टर एरिया जो है हेल्ड पैरेलल, हाँ स्टूडेंट्स, हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इफ वेक्टर एरिया इज हेल्ड पैरेलल, अगर वेक्टर एरिया क्या हो जाए, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या कहलाएगा जी, मैक्सिमम। इसकी हम डायग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो एंगल कितने का बनेगा, आया कि वो 90 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर की भी बात कर रहे हैं और हम पैरेलल की भी बात कर रहे हैं। तो इसको अगर आप वेक्टर एरिया के लिहाज से अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीका से समझ आ जाएगी। देखें जी, ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, इसको आप यूं ड्रा कर लें, फ्लैट एरिया है हमारे पास, ठीक है, इसको आप यूं कलर कर लें। यहां से मैं गुजार रहा हूं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट हो गई बात। इसको यहां पर एरो बना दें कि कोई ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इस एरिया पर नॉर्मल वेक्टर ड्रा करें तो ये एरिया भी वेक्टर बन जाएगा, जिसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बात साबित हो गई कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई हैं, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो अब हम देखते हैं कि फ्लक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ए, ये बन जाता है E
ए कॉस थीटा, और यहां पर वैल्यू एंगल की वैल्यू पुट करें, ये बन जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो कॉस 0 डिग्री होता है ये 1 के बराबर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा ई ए। राइट हो गई बात। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जी मैक्सिमम। बात कर रहे थे कि यहां पर ये जो मैंने यूनिट लिखा था कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर कैसे बन गया, इसको आप यहां से यूं फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये बात फिर भी समझ ना आए तो इसको आप यूं मेंशन कर लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एफ ओवर क्यू नॉट के बराबर होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। साथ आ गया कि हमारे पास मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाए तो यही बन जाएगा, ये देखें न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिहाज से, तो वो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। ई इधर रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है फार्मूला, या इस फार्मूला के लिहाज से कोई ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, तो याद रखना उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। ये तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने मालूम करना है जी मिनिमम। इसका रिवर्स जो वर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे या रिवर्स जो प्रोसीजर होगा वो हमें क्या देगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी भी दो डेफिनेशन बनेगी जिस तरह मैक्सिमम की बनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी इफ एरिया इज हेल्ड, यहां पर आपने परपेंडिकुलर लिखा है तो यहां पर पहले क्या लिख लेंगे हम, पैरेलल। यहां पर मैं जस्ट वाली डेफिनेशन राइट करूंगा, लेकिन देखें इफ एरिया इज हेल्ड, यहां पर हमने परपेंडिकुलर लिखा मैक्सिमम के लिए, अगर पैरेलल लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनिमम। अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें, मैं ये लिखता हूं इफ वेक्टर एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। देखें यहां पर मैंने पैरेलल लिखा था, यहां पर क्या लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, मिनिमम होगा। इसको भी डायग्राम की वजह से चेक करते हैं कि ये किस तरह मिनिमम होगा। तो बच्चों से स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करते जाइए ताकि हमें हर पॉइंट की वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए और हम किसी चीज को मिस ना कर पाए। तो वजह से अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं जी। ये हमारे पास एक फ्लैट एरिया है, सपोज कर लिया, राइट हो गई बात। मैंने इसके ऊपर क्या ड्रा किया, नॉर्मल, तो ये इसका क्या कहलाया, वेक्टर एरिया। क्या कहलाया, वेक्टर एरिया। और यहां से क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही बात मैंने कही। इफ वेक्टर एरिया, ये हमारे पास क्या आ गया जी, वेक्टर एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिहाज से। तो इट मीन दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर तो एंगल बने 90 डिग्री तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हम जानते हैं जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री। और आप जानते हैं कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये बन जाएगा ई ए टू 0, तो बदले में आंसर भी क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा। आई थिंक कि आपको समझ आएगी कि मैक्सिमम फ्लक्स कैसे मालूम किया जाता है और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मालूम।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एक पॉजिटिव फ्लक्स होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा और नेगेटिव। सबसे पहली बात है जी पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव फ्लक्स ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है जी। जो भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना कि लेक्चर बहुत लेंथी है, नहीं, लेकिन कंसेप्ट है इसमें। अगर एंगल हमारे पास लेस देन 90 डिग्री हो तब हमारे पास जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। लेस देन यानी कि 90 से कम जितनी भी वैल्यूज आप पुट करेंगे तब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। या इसका दूसरा पॉइंट बना सकते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको यूं भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव फ्लक्स कौन सा जी? नेगेटिव कौन सा? इलेक्ट्रिक। नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा जी? अगर एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 270 डिग्री हो तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा। फार्मूले में पुट करके वैल्यू एंगल की वैल्यूज फाइंड करके चेक कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये बन गया। इस 90 डिग्री को आप पाई बाय 2 भी राइट कर सकते हैं रेडियन में, इसको 3 पाई बाय 2 राइट हो गई बात। या अगर मैं नंबर 2 एंगल को पुट कर दूं पाई, पाई मीन 180 डिग्री, अगर मैं पाई पुट कर दूं और पाई को क्या कहते हैं 180 डिग्री, या ये पुट कर दूं तो तब क्या होगा? ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको यहां पर राइट कर लें, कि हमारे पास 180 के एंगल पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू cos 180 डिग्री। और आप जानते हैं cos 180 क्या होता है? -1 होता है। तो यहां पर राइट कर लें EA इंटू -1, तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव में। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो आपने बताना है ये नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने यहां पर बात की है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं 90 डिग्री से लेस, राइट हो गई बात। तो यहां पर अगर हमने बात किया कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, और सिंपल सी बात है लेस देन 270 डिग्री यानी कि हमारे पास जो 180 डिग्री है वो 90 से ग्रेटर है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और तीसरा पॉइंट है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यूं भी राइट कर सकते हैं। यहां पर हमने बात मेंशन की कि आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। यहां पर हम लिख देंगे कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is always negative, always negative। कि इनवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव होता है। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसमें काफी सारे हमने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए
यूनिट्स को स्टडी किया। तो लास्ट में मैं ये बात कहना बिल्कुल जरूरी समझता हूं कि ये चैनल मेरा नहीं, आपका चैनल है, जिसको कहते हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए लेक्चर्स का, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।